Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्लास 9th केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ फेडरल बोर्ड। और आज हम प्रॉपर जो है इस 9 के सेशन को भी आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी आपको तमाम के तमाम टॉपिक्स के नोट्स और लेक्चर्स आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स जितने भी होंगे वो भी इसमें साथ साथ आपको कवर करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री से हम इसको लेके जाएंगे बेटा। चैप्टर नंबर 1 है हमारा नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। क्लास 9 केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर होगा आपका वो है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेसिक से बेटा। देखिए, whenever we talk about the chemistry, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें ना बेटा, या अगर आपसे कोई कहे कि केमिस्ट्री को सिंपल अल्फाज में आप डिफाइन करें तो आप केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आप मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। मैटर प्लस एनर्जी ये बेसिकली केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसमें मैटर में हम क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे बेटा? तो मैटर में ना बेटा कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। कुछ मैटर के बारे में हम क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें एक तो हम मैटर के ना बेटा कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैटर को। ठीक है, इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे बेटा, चेंजेस ऑफ द मैटर को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम यहां पे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। कुछ लॉज है बेटा एंड प्रिंसिपल्स जो इन चेंजेस के ऊपर क्या होता है? लागू होता है, गवर्न होती है। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हाउ वी कैन डिफाइन अ केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर, चेंजेस ऑफ द मैटर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज भी आप यहां पे लिखे कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, चेंज इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न इन दीज चेंजेस। मैं अभी इसको एग्जांपल के जरिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल अभी यहां पे आप जस्ट डेफिनेशन के लिए याद रखिएगा क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द branch of science which deal with the study of क्या है बेटा? composition of matter, structure of matter, properties of matter, behavior of matter। ठीक है बेटा, change in matter, and the laws and the
laws or principles which govern in these changes is called केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने डिस्कस किया मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या चीज होती है? मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है क्या कहलाता है बेटा? मैटर कहलाता है। ठीक है, anything which has some mass and occupy a space is called matter। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मैटर कहेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, ये मार्कर है, वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, तो ये एक मैटर है। ये चेयर, ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जिसकी वजन हो और जगह घेरती हो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे कि मैं खुद भी एक मैटर हूं, वजन भी है और साथ में जगह भी घेरता हूं, इसलिए मैं भी मैटर हूं। इवन कि आपके जो ना नजर आने वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। ठीक है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पेन। ठीक है, ये पेन, इसी तरह से मार्कर है बेटा, चेयर है, बुक्स है, ठीक है, टेबल है, ठीक है, एटसेट्रा। चले, बहुत सारे और भी हो सकता है। दीज आर मैटर। तो हम इन मैटर्स की क्या करेंगे? मैटर की हम कंपोजिशन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में और जो चेंजेस वगैरह है इनके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जरा इन प्रॉपर्टीज को जो हम यहाँ पे भी हमने लिखा है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनका मैटर के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होता है ये जरा हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वाटर इज अ मैटर। देखिए, पानी क्या है? वाटर इज अ मैटर, ये एक मैटर है। अब इसके ऊपर हम ये तमाम पॉइंट्स अप्लाई करेंगे ताकि आपको केमिस्ट्री समझ आए। ठीक है बेटा, पहली बात, अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है, पहला अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? देखिए, पानी की कंपोजिशन क्या है? पानी, वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है बेटा? वाटर। देखिए, इसकी कंपोजिशन क्या है? H2O। मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो हमें वाटर एक मैटर है और इस मैटर की कंपोजिशन का बताएगा कौन? केमिस्ट्री बताएगी। अब H2O है, मतलब पानी की कंपोजिशन क्या है? H2O। तो पहला पॉइंट मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में बताती है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिस्ट्री हमें इसका स्ट्रक्चर भी बताती है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? फॉर एग्जांपल, देखिए, अभी H2O तो हमने कंपोजिशन बताई, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब स्ट्रक्चर होगा ऐसा, फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वाटर जो है वो एक वी शेप मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिस इज अ मॉलिक्यूल
ठीक है बेटा, H2O। और ये जो वाटर का बेंड शेप है, ठीक है, या इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बेंड शेप या बेंड स्ट्रक्चर है, ये हमें कौन बताती है बेटा? ये हमें बताती है केमिस्ट्री। इसी तरह से प्रॉपर्टीज, पानी की प्रॉपर्टीज का भी बता देती है केमिस्ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मैं यहाँ पे पानी को इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं बेटा क्योंकि वाटर आसानी से आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी तमाम में भी इसी तरह से ही हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या पता चलेगा बेटा? आपको पता है कि पानी जो है, वाटर एक कलरलेस होता है, हाँ कलरलेस होता है बेटा, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई स्मेल भी नहीं होती बेटा, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली, और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। तो इसके बारे में बेसिकली हमें केमिस्ट्री बताती है। सिमिलरली अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर के बारे में क्या बताएगा? तो बिहेवियर के बारे में अगर आप जरा देखें ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर जो है वो सॉल्ट्स को अपने अंदर क्या करता है? डिसोल्व करता है, ठीक है, डिसोल्व सॉल्ट, ठीक है। और ये आग को बुझाने में काम करता है। अगर आग के ऊपर डाल देंगे तो आग को बुझा देंगे, अगर आप इसको नमक के ऊपर डालेंगे तो नमक को अपने अंदर डिसोल्व करेंगे, तो डिफरेंट इसकी बिहेवियर होगा। इसी तरह से अगर हम चेंजेस देखें, चेंजेस ऑफ वाटर, अब इसमें केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं फिजिकली इसको जरा डिस्कस करूंगा, केमिकल हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चेंजेस के बारे में देखें, फॉर एग्जांपल H2O है, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है, आप इसको हीट करें, H2O गैस में जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकली क्या हो गया? चेंज हो गया। And the laws are principles which govern in these changes. अगर हम लॉज और प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो देखिए बेटा, वाटर की फॉर्मेशन के लिए या कोई भी मैटर है उनके अंदर चेंजेस के लिए अगर आप देखें तो बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल लागू होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस वन आर, एक तो आपने नाम सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में, अगर वाटर की फॉर्मेशन करें तो H2 प्लस O2 दे विल कन्वर्ट इनटू H2O। अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखिए, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, मैथ्स के हिसाब से देखिए तो ये 4 ग्राम हो जाएगा और ये 32 ग्राम, टोटल कितने बन गए? 36 ग्राम। अब यहां पे देखें 2 इंटू 18 36, तो रिएक्टेंट का जो टोटल मैस है और प्रोडक्ट का टोटल मैस क्या है? बराबर है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो यहां पे हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मैटर था, इसमें चेंज है कि पानी बन गया। अब पानी एक अलग मैटर है, पानी को आप हाइड्रोजन तो नहीं कह सकते, पानी को आप ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन टोटल मैस क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसी तरह से बेटा सेकंड जो इसमें लॉ और प्रिंसिपल की बात करें तो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो वाटर जो है जब भी बनेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनेगा। अगर हम इसकी रेशियो देखें तो 2 रेशियो, अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो 16, तो 2 1 एंड 2 8,
तो ये फिक्स रेशो होगा जब भी पानी बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके बुक के अंदर एक बेहतरीन डेफिनेशन और भी लिखी हुई है केमिस्ट्री की, कि द ब्रांच ऑफ साइंस that study about the material, yeah, that study about the material of the universe and the changes takes place in the material। या आप इसको डिफाइन करेंगे बेटा, केमिस्ट्री को हम इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, इसको नोट की शक्ल में लिखता हूं बेटा, नोट करके लिखता हूं उसको। इट इज द branch of science that investigate the material of universe and the changes takes place in the material is called chemistry। इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, केमिस्ट्री कहेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। दैट इज द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। हम आज 5-6 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बेटा जो पहली ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो क्या है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। पहला हमारा डेफिनेशन होगा बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ organic compounds is called organic chemistry। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विथ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, मैं अब यहां पे डिस्कस करूंगा कि द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट carbonates, bicarbonates, carbides and oxides of carbon is called क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं बेटा, सिवाय किनको बेटा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, सो आपने इसमें याद रखनी है कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा ना बेटा, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा कि कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है बेटा, कार्बाइड्स है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये कुछ आपके पास मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं है। बाकी तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन लिखे, मैं यहाँ पे और करके लिखता हूँ बेटा, और करके लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives
derivatives is called organic chemistry, is called organic chemistry कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, इसके अंदर कोई और तीसरा एटम आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे कंपाउंड को ना बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आप इस हाइड्रोकार्बन में से ना बेटा इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसी और एटम के साथ, मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया एक और प्लस कर दिया मैंने एक्स को, ठीक है, एक्स मींस हैलोजन को मैंने ऐड कर दिया, देन यू विल गेट द कंपाउंड विच इज नाउन एज डेरिवेटिव्स। इसको हम क्या कहेंगे, आप डेरिवेटिव कहेंगे। मैं आपको समझाने के लिए आसान करके यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा जब आप क्लास 10 फर्स्ट या सेकंड ईयर में पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आ गया एक्स। अब ये जो कंपाउंड बन गया ना बेटा इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किया ना हमने इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और डेरिवेटिव्स क्या है बेटा, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से अखज किया हो, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप पहला वाला डेफिनेशन लिखे या दूसरा वाला लिखे, आपकी मर्जी है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चले इसके बाद अगला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बेटा इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। देखिए अभी तक हमारे पास 118 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका है, उसमें से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को निकाल के विद फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल, इनको निकाल के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को निकाल के बेटा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ, it is the study of all elements and their compounds except organic compounds is called इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक। जी अब यहां पे इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी करने को हम क्या कहते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक यस केमिस्ट्री। यहाँ पे एक नोट जो यहाँ पे मैंने पहले एक्सेप्शंस में बताया था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एलेबोरेट करते हैं आपको, ताकि ये समझ आए कि ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, सम कार्बन containing compounds like, इसमें क्या क्या शामिल है बेटा, like कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन are studied in inorganic chemistry due to similar properties with inorganic compounds। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है, inorganic compounds से। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। मतलब हम
कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक है बेटा कार्बोनेट, चलो मैं इसको यहां पे लिखता हूं कार्बोनेट, दूसरा है बेटा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, कार्बाइड्स, और अगला हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नोन एज यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अगर हम इसके एग्जांपल लिखे ना बेटा कार्बोनेट के, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। बाइकार्बोनेट का अगर आप इसी का ही लिखे सोडियम बाइकार्बोनेट चले, कैल्शियम कार्बाइड लिखे चले, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया बेटा, दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें आप एक चीज याद रख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल बेटा एक प्रोसेस है जिसका नाम है बेटा कंबस्शन। आप देखिए ना, कंबस्शन की बात करें तो कंबस्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। अब अगर आप जरा देखें तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे शो अ फिनोमेना ऑफ कंबस्शन, वो कंबस्शन करती है। लेकिन अगर आप इन कार्बोनेट्स को देखें, बाइकार्बोनेट्स को देखें, कार्बाइड्स को देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंबस्शन नहीं करता। इवन कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। आपने नाम सुना होगा ना, जो आतिश आग को बुझाने वाले जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है, वो नहीं जलती, तो इसके अंदर कंबशन फिनोमेना नहीं है। तो कंबशन फिनोमेना किसकी होती है? वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है बेटा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी, अभी ये एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले कंबशन फिनोमेना शो नहीं कर सकते। इस तरह इसकी हिस्टोरिकल रीजन भी है, शुरू में इनकी ओरिजिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से था, तो वहां से भी इसको रखा गया है। इसके अलावा मेन प्रॉपर्टी की वजह से बेटा, मेन सिमिलर प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये था बेटा सेकंड हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन तीसरा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसके जरिए हम मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में मैटर के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इट इज द स्टडी ऑफ क्या है बेटा? लॉज एंड थ्योरीज, चले प्रिंसिपल भी हम कर सकते हैं, थ्योरीज, to understand the structure and change in matter is called physical chemistry बेटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लॉज और थ्योरीज, इवन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम स्ट्रक्चर और चेंज इन मैटर को क्या कर सके बेटा? एक्सप्लेन कर सके। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय दिस रिएक्शन, 2 moles of H2 react with 1 moles of oxygen, 1 mole of oxygen to form 2 moles of water molecule। अगर आप इसमें देखें तो एक मैं लॉ और प्रिंसिपल की मैं बात यहां पे कर रहा हूं आपको सिंपल। एक लॉ है बेटा, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है बेटा कि मैस इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, बट इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या जो टोटल मैस होगा ना बेटा किसी भी रिएक्शन में, वो कंजर्व रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O। अगर आप जरा मैस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे कितना ग्राम है हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 32 ग्राम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन 16 होता है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 into 2 plus 16
अगर आप इनको प्लस करें ये आंसर आ जाएगा बेटा 36 ग्राम, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी कितना आ जाएगा 2 और ये 18, तो 36 ग्राम। तो दोनों साइड पे जितना मैस रिएक्टेंट का है उतना ही मैस कहां पे आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट का आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी मैटर के अंदर चेंजेस आने वाले या मैटर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए या मैटर के चेंज के दौरान जाहिर बात है बेटा लॉज और प्रिंसिपल या थ्योरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इन लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में या इन लॉज और थ्योरीज के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि हम मैटर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सके, साथ में मैटर के अंदर आने वाले चेंज। देखिए ना, हाइड्रोजन एक मैटर है, ऑक्सीजन एक मैटर है, ये दोनों मिलकर एक नया मैटर बना रहा है, दैट इज वाटर। तो वाटर भी एक न्यू मैटर है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा बेटा एक और चीज भी यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है बेटा हाउ मैटर बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जाके मैटर कैसे बिहेव करता है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके और साथ में मैटर की कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन to determine the composition and properties of matter is called analytical chemistry। इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आप इसके अलावा एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of quantitative as well as qualitative analysis of the sample। आप ये भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें ना बेटा, देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट किया हो, ठीक है, ये जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, उनके अंदर डिफरेंट कंपोजिशंस को फाइंड की जाती है। जैसे कि आपको कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि भाई आपकी जो यू कैन से हेमोग्लोबिन है वो इतना है, एचबी लेवल इतना है, ठीक है, इसके अंदर ये आयंस की कमी है या ये इन चीजों की कमी है, आपके पास आयरन की कमी है, फलान जो भी आपके पास ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट मिलती है वो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है। इस तरह से बेटा हमारे पास एक और चीज भी है, दैट इज नोन एज मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स की एग्जैक्ट मैसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट के आइसोटोप के एग्जैक्ट मैसेस को फाइंड करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा हम और भी बहुत सारे यू कैन से टेस्ट करते हैं जिससे हम एक मैटर की कंपोजिशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ यू कैन से अ कंपाउंड, अ मैटर जो भी है उसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह से बेटा आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल है। मतलब ये सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसके जरिए हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ, लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के अंदर आने वाले तमाम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इट इज द branch of chemistry
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा बेसिकली ना ये एक हाइब्रिड साइंस है, ठीक है, मतलब इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। आप इसको मोर प्रिसाइसली कहे तो हाइब्रिड साइंस कह सकते हैं कि इसके अंदर बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है। लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री के जो है एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो हम इसको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री करके हम इसको डिफाइन करेंगे, विच डील विद द स्टडी ऑफ all physical and chemical changes that takes place in living thing is called बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि ना बेटा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपने लिए क्या बनाते हैं बेटा, सनलाइट से, बेसिकली सनलाइट की मौजूदगी में बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है बेटा, दे विल फॉर्म ग्लूकोज से 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 6 लगा दे, यहाँ पे भी 6 लगा दे और यहाँ पे भी 6 लगा दे। ठीक है, तो कार्बन 6 बैलेंस हो गया, 12 बैलेंस हो गया, 12 तो 6 18, 6 and 12 18। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ना बेटा, प्लांट्स के अंदर होता है, बेसिकली क्लोरोफिल में होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होता है बेटा, ग्लूकोज एंड हमारे लिए ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से बेटा मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो बाकी हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर भी डिटेल्स इन चीजों को देखेंगे। यहां तक मेरे ख्याल है आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। आज हमने एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा बेटा, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड पांचवा हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है बेटा, ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है इंसानों के लाइफ के ऊपर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस that pollute the environment and their adverse effect on human life is called environmental chemistry। जैसे कि बेटा आप आगे हम पढ़ेंगे environmental chemistry के अंदर, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वो तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ यू कैन से कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, मीथेन वगैरह, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये एयर पोल्यूशन वगैरह हम इसमें देखेंगे। इस तरह से वाटर पोल्यूशन बेटा इसमें आता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी इसमें हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा देखिए इस जो वाटर पोल्यूशन के अंदर ना एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कैसे जो है हम वाटर की प्रोटेक्शन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के नाम से टॉपिक आएगा, जिसमें हम रॉ वाटर जो है या वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, मतलब हम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो लार्ज जो है स्केल पे प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि अगर आप इसमें देखें तो एक तो आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बेटा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा, जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जिसमें हम बड़े पैमाने पे जो है मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह से बेटा पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है। ये सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है बेटा
जिनमें हम केमिकल्स को जो है वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना बेटा, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो मेडिसिन है ना बेटा उनको कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को हम कैसे करेंगे, इसके अलावा जो इंटरेक्शन है मेडिसिन का या ड्रग्स का बायोलॉजिकल टारगेट के साथ। बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब होता है डिजीजेस, जैसे कि कोई एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह, तो उनको बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं। तो उन बायोलॉजिकल टारगेट का उस ड्रग के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, देखो नए मेडिसिन की डेवलपमेंट और इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स विद द बायोलॉजिकल टारगेट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री। देखिए पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ टाइप्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ पॉलीमर्स एंड द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा इसमें ना डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स होता है, जैसे कि बेटा आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन क्या होता है बेटा, ये बेसिकली प्लास्टिक होता है, ये पॉलीमर होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी पाइप वगैरह कहते हैं, पीवीसी, ठीक है। इसी तरह से बेटा पॉलीअमाइड है जिसमें नाइलॉन आता है, नाइलॉन, ठीक है। इसी तरह से बेटा पॉलीएस्टर आता है, पॉलीएस्टर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि अगर हम एक सिंपल प्रिपरेशन देखें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक की प्रिपरेशन अगर हम देखें तो ये इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो इथीन मॉलिक्यूल है बेटा, ये जब पॉलीमराइजेशन करता है ना बेटा, ये जो पॉलीमराइजेशन करती है, दे विल फॉर्म, क्या बनाता है बेटा, दे विल फॉर्म पॉलीथीन, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड आएगा बेटा। और इसको हम फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दी यू कैन से इथीन। तो यहाँ पे इथीन की पॉलीमराइजेशन से, इथीन की पॉलीमराइजेशन से बेटा क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन, जैसे कि प्लास्टिक जिसको हमने कहा ना पॉलीथीन कहते हैं इसको, पॉलीथीन दैट इज नोन एज प्लास्टिक, ये क्या है, प्लास्टिक है। तो ये प्रिपरेशन करते हैं और इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे या इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो इथीन है इसको मोनोमर कहते हैं, मोनोमर, और इससे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो इसके बारे में बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है अगला। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेटा देखिए जब भी हम एटम की बात करते हैं ना, तो एटम की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो बाहर का शेल है ना बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट, सॉरी यहाँ पे शेल है, पहला शेल दूसरा शेल कोई भी शेल हो सकता है। अब बोलते हैं कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अच्छा इन इलेक्ट्रॉन के अलावा इसको हम ना बेटा बेसिकली ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसको हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। तो बेटा यहाँ पे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ना जितने भी चेंजेस इस न्यूक्लियस के अंदर आता है एटम के अंदर, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर और रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है, एटॉमिक बॉम्ब। तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर आने वाले तमाम के तमाम चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है बेटा जियो केमिस्ट्री। देखिए जियो बेसिकली अर्थ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स, मिनरल वाटर एंड एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स
जो कि रॉक्स के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, मिनरल्स में होता है, वाटर में होता है और एटमॉस्फेयर में होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा जियो केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद आता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो कहते हैं बेटा फल्कियात, ठीक है। तो जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम क्या कहेंगे बेटा, जो हमारे खला में प्लैनेट्स होते हैं या जो एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, मून है, जैसे कि सन है, ठीक है, स्टार्स है, इनके अंदर आने वाले जो केमिकल चेंजेस है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट सच एज स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट्स। कॉमेट से जो सैयारे होते हैं जो मूव कर रहा होता है उनके बारे में, ठीक है, प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं बेटा दो प्लैनेट्स के दरमियान जो खाली जगह होता है, या एक प्लैनेट और जो यू कैन से स्टार के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको इनको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद लास्ट ब्रांच है बेटा ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए एक नई ब्रांच है जिसमें ना बेटा हम ऐसे प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हम टॉक्सिक या हैजर्डस सब्सटेंस की प्रोडक्शन को या तो रिड्यूस कर लेते हैं या फिर वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बारे में स्टडी करने को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट्स and developing the process to reduce or eliminate the hazardous substances। मतलब इसमें हम वो तमाम सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे बेटा, substance produced which are environment friendly, ठीक है। तो इनके बारे में हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसमें, जियो केमिस्ट्री में। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, इस लेक्चर में हम बेटा केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस है जिनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इनको हम वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या क्या डेली लाइफ एप्लीकेशंस है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किया है। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस of organic chemistry in our daily life, ठीक है। जो हमारी डेली लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस फॉलोइंग है। नंबर 1 बेटा डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। याद रखिएगा बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है वो सिंथेसाइज करता है बेटा न्यू मेडिसिन को, ठीक है। अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट यहाँ पे किस तरह से मेडिसिन को या जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनको किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं या कैसे करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज न्यू ड्रग्स दैट इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स। यहाँ पे जो एक टर्म लिखा हुआ है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट, ठीक है, इसको आपने याद रखनी है। अब बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रोटीन, एंजाइम, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनको बायोलॉजिकल टारगेट कहा गया है टू ट्रीट द डिजीज। अच्छा, अब ऑर्गेनिक जो केमिस्ट होता है वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए, डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स के जरिए क्या करते हैं बेटा, स्पेसिफिक जो है नए मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं जो स्पेसिफिक होता है किसके लिए बेटा, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट्स के लिए। यहाँ पे बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब है डिजीज। उस डिजीजेस के लिए जो भी स्पेसिफिक मेडिसिन होगा उसको ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। अब मेडिसिन को ड्रग भी कहते हैं बेटा, या मेडिसिन को बायोलॉजिकल एजेंट भी कहते हैं। और जिस टारगेट पे हमने जिस टारगेट के लिए हम उसको सिंथेसाइज करना है उस टारगेट को हम डिजीज कहते हैं या बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करता है बेटा, नए मेडिसिन बनाते हैं ताकि डिफरेंट डिजीजेस का क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स की सिंथेसिस है, ये पॉलीमर केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशन है बेटा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशंस है। Nowadays polymers are surrounded our daily life। देखिए आजकल हमारी जो डेली लाइफ है वो पॉलीमर से घेरा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए बेटा
पहले जो चेयर्स वगैरह या टेबल वगैरह बनाते थे या वुड के या मेटल्स के बनाते थे, वो एक्सपेंसिव भी होता था काफी, ऊपर से ये हैवी भी होता था, ठीक है। तो इनको रिप्लेस कर रहा है अब पॉलीमर। अब आपको पता है प्लास्टिक के चेयर्स आ गए, प्लास्टिक के टेबल्स आ गए, ये सस्ती भी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लाइटर भी होता है। तो ये जो पॉलीमर है ये बेसिकली कौन बनाता है बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं। तो जरा देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, जैसे कि नायलॉन, रबर एंड प्लास्टिक आर रिप्लेसिंग द एक्सपेंसिव मटेरियल लाइक वुड, ग्लास, मेटल एटसेट्रा। दीज पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट इसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। दूसरा इसमें बेटा हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी भी एप्लीकेशन है। एक तो लिथियम आयन बैटरी आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, आपके सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्रिपेयर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। देखो जो बैटरीज रिचार्जेबल होता है इनको बनाता है। These batteries are now essential part of electrical and electronic device। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोबाइल फोन है, टॉयज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ये सारे। जैसे कि बेटा आपके मोबाइल के अंदर आप देखिए तो उसके अंदर जो बैटरी होती है बेटा वो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसके अंदर वाटर नहीं होता बेसिकली। तो लिथियम आयन बैटरी एक तो ये है कि बेटा इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा आप इसको रिचार्ज करके आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बैटरी से ये कौन बनाते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल। इट इज बिकॉज इसको बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जैसे कि पेंट्स हो गया, डाइस हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया बेटा, ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रीज है उनमें ये यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे केमिकल बनाते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस लाइक वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये। अच्छा, सोडियम मेटल वगैरह हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर आर सिंथेसाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो इसमें अगेन बैटरी की बात हम करेंगे। द बैटरीज इन द व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय द फिजिकल केमिस्ट, ठीक है। जो हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरीज है, ठीक है, जितने भी हमारे मशीन वगैरह को जो चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा आपकी जो सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर जो आपका यू कैन से प्लेट वगैरह होता है जिनसे आप बिजली हासिल करते हैं सन से, तो इनके लिए भी जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बैटरीज होती है, इसको कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर, या सिंपल हम इसको कहे तो लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाई जाती है। तो ये फिजिकल केमिस्ट क्या करते हैं, इसको डिजाइन करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन बताई हुई है कि फिजिकल केमिस्ट फाइंड द वेज टू प्रिवेंट द मेटल्स लाइक आयरन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट होता है ये मेटल्स को जंग लगने से भी बचाने के लिए मेथड्स वगैरह बताते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसके अलावा टिनिंग है बेटा, गैल्वेनाइजिंग है, कैथोडिक प्रोटेक्शन है, डिफरेंट किस्म के मेथड्स है जिनके जरिए हम मेटल्स को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये सारे भी वेज कौन देता है, फिजिकल केमिस्ट देता है। इसके बाद आता है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट उन्होंने डेली लाइफ एप्लीकेशन की बात की है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री के नाम से यहाँ पे है। देखिए फॉरेंसिक जो साइंस होता है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। मिसाल के तौर पर इसमें बेसिकली होता है कि अल्लाह न करे कहीं पे कोई हादसा होता है या कोई क्राइम होता है, तो जो क्रिमिनल होता है बेटा उसकी आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक साइंस के जरिए आसानी से हो जाती है। बेसिकली उसकी डीएनए जो है उसके डीएनए के जरिए उस बंदे को ट्रेस किया जाता है जिसने ये वारदात की होती है, ये जो मामला जो भी क्राइम किया होता है, तो डीएनए के जरिए हम उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा देखिए बहुत सारे ऐसे भी जो होते हैं जैसे कि
ड्रग वगैरह हो गया, मिसाल कोई बंदा जो है मर जाते हैं, ठीक है, उसको उसने अगर फॉर एग्जांपल ड्रग वगैरह लिया हुआ है तो उनकी ड्रग्स वगैरह की जो प्रेजेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या कहते हैं बेटा, देखिए इट इन्वॉल्व्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज, देखिए बॉडी फ्लूइड्स से या बोन्स से बेटा, या फिर फाइबर वगैरह कोई बाल वगैरह हो, तो उनसे बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन करने के बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स दैट इज ड्रग वगैरह एंड देयर कंपोनेंट्स, या ड्रग के अंदर कुछ कंपोनेंट अगर हो तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। These drugs may be in the form of different colored powder, जो different color powder के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री की यू कैन से ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, और फॉरेंसिक केमिस्ट्री एक एप्लीकेशन है स्पेशल टाइप की एनालिटिकल केमिस्ट्री की। और भी बहुत सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है बेटा, जैसे कि जो डॉक्टर्स वगैरह होता है, ठीक है, उनको किसी डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस है उनकी डायग्नोसिस के लिए भी, या उनकी डायग्नोसिस में काफी हेल्पफुल होता है एनालिटिकल केमिस्ट जो काम करता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, या मिसाल यूरिन टेस्ट वगैरह हो गया, उनकी जो रिपोर्ट्स एनालिसिस है एक डॉक्टर आसानी से किसी भी बीमारी को ट्रेस कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है बेटा, इसमें दो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक वाटर प्रोटेक्शन और दूसरा एटमॉस्फेयर या प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि सेडिमेंटेशन है बेटा, ठीक है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन है, ठीक है, और डिसइंफेक्शन टू प्रोटेक्ट द वाटर दैट हैज बीन पोल्यूटेड और पॉइजन। मिसाल के तौर पर कोई पानी जो है पोल्यूट हो गया या पॉइजन हो गया, तो उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट डिफरेंट किस्म के वेज देते हैं। जैसे कि सेडिमेंटेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बड़े पैमाने पे वाटर को लार्ज रिजर्वायर के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और वहां पे उसको कुछ देर के लिए अलाउ टू स्टेन करते हैं। एज अ रिजल्ट जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और वहां से इसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स वगैरह यूज कर देते हैं, जैसे कि एलम वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं बेटा, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वहां से रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको पता है फिल्ट्रेशन कैसे होती है, और डिसइंफेक्शन कहते हैं जो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए मेथड्स बताते हैं, जैसे कि क्लोरिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जरासीम वगैरह को मार देते हैं। दूसरा बेटा प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सम गैसेस लाइक SO2, CO2 and NO2 etc. produced by industries and vehicles are polluting our atmosphere. Environmental chemists are trying to find the method like catalytic converter. ये बड़ा important point है बेटा, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, catalytic converter to protect the atmosphere। देखिए हमारी जो ऑटोमोबाइल है वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करता है, ठीक है। जब वो फ्यूल बर्न हो जाती है ना बेटा, तो वहां पे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या इसके अलावा पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या अनबर्न हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। अब इसके लिए आजकल जदीद ये आ गया बेटा कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट के तौर पर यूज की जाती है, वो क्या करता है, वो जो पॉइजन है या अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, ये जो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हो रहा है उनको लेस पॉइजन करके एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूशन से क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्ट हो जाती है। पोल्यूशन वो एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट नहीं होता इसकी वजह से। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज दे तो वो लेस पॉइजन होता है बनिस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये एक एनवायरमेंटल केमिस्ट का काम होता है जो ये डिफरेंट मेथड्स देते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है बेटा एंड, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे दी एंड होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा मैटर, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और भी है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के दरमियान एक डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपके सिलेबस में फॉर्मेटिव है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।